सभी को मेरा नमस्कार। आज हम सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी का डिटेल से अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने इसका संक्षिप्त अध्ययन किया था, जिसमें प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक क्रियाएं और चतुर्थक व्यवसाय, पंचम व्यवसाय, टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन अर्थात एक्टिविटीज़ का हमने अध्ययन किया था। आज हम सर्वप्रथम प्राथमिक क्रियाएं लेंगे और इसके डिटेल में अध्ययन करेंगे। मानव की प्रारंभिक आर्थिक गतिविधियां जो थी वह प्राथमिक क्रियाकलापों के रूप में विकसित हुई थी। जैसा कि आपको बताया कि मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति विभिन्न स्थानों पर घूमकर किया करता था, भोजन एकत्र करता था, वन्य जीवों पर शिकार करता था। उस समय प्रकृति उदार रही होगी और धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती गई। मनुष्य ने लंबे एवं सुरक्षित जीवन के लिए खाद्य उत्पादन की आवश्यकता का अनुभव किया और इस प्रकार पृथ्वी पर मानव अपने अस्तित्व के 95% समय में प्राथमिक क्रियाकलाप पर जीवन निर्वाह करता था। प्रमुख प्राथमिक क्रियाएं जो थी वह निम्नलिखित हैं। पहली, भोजन एकत्रीकरण, फूड गैदरिंग। दूसरी, आखेट, हंटिंग। तीसरी, लकड़ी काटना, लंबरिंग। और चौथा, पशुचारण, पेस्ट्रोलिज्म। पांचवा, मछली पकड़ना, फिशिंग। और छठा, प्राचीन निर्वाहक कृषि, प्राइमेटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो पहला लेते हैं भोजन एकत्रीकरण, फूड गैदरिंग। भोजन एकत्र करने का व्यवसाय प्रमुख रूप से निर्जन वनीय क्षेत्रों में रहने वाली आदिम जनजातियों में पाया जाता है। विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले आदिम जाति के लोग किसी भी वस्तु विशेष का उत्पादन नहीं करते हैं। ये लोग अपने जीवन निर्वाह हेतु वन्य क्षेत्र के विभिन्न वस्तुओं के एकत्र करने पर ही आश्रित होते हैं। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में तीव्र वर्षा एवं उच्च तापमान के कारण सघन, लंबे एवं घने वन्य क्षेत्र में यह कार्य सर्वाधिक प्रचलित है। यहाँ निवास करने वाले लोग वन्य क्षेत्रों में घूमकर फल, फूल, कंदमूल तथा शहद आदि उपयोगी वस्तुएं एकत्रित करते हैं। विश्व में भोजन एकत्रित करने का व्यवसाय अधिकतर कांगो बेसिन एवं गिनी तट अफ्रीका, अमेजन बेसिन दक्षिण अमेरिका, मलेशिया, सेमांग सेकाई एवं अन्य दक्षिणी पूर्वी एशियाई तथा भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में पाया जाता है। वन्य क्षेत्रों में वन उपजों को एकत्रित करने के अतिरिक्त जंगली जानवरों का शिकार करना, मछली पकड़ना आदि कार्य भी किए जाते हैं। पिग्मी, स्मांग, स्काई आदि जनजातियां इस व्यवसाय में लगी रहती हैं। दक्षिणी अफ्रीका के काला आरी मरुस्थल में रहने वाले अधिकतर बुशमैन जनजाति के लोगों की अर्थव्यवस्था भोजन एकत्रित करने के व्यवसाय पर ही निर्भर पाई जाती है। आखेट, हंटिंग। विश्व के उन भागों में जहां कृषि व्यवसाय हेतु उपयुक्त सुविधाओं का अभाव पाया जाता है, वहां के लोग अपना जीवन निर्वाह विभिन्न जानवरों के शिकार एवं मछली पकड़कर व्यतीत करते हैं। ये लोग अधिकतर घुमक्कड़ जीवन बिताते हैं तथा जहां शिकार हेतु उपयुक्त जानवर पाए जाते हैं वहां अपने डेरे लगा लेते हैं। लाइकेन, काई आदि को खाने आते हैं। उनका शिकार एस्किमो लोग अपने भोजन के लिए करते हैं। वर्ष भर बर्फ जमे रहने के कारण यहाँ शिकार के अलावा अन्य कोई व्यवसाय करना संभव नहीं होता है। जैसे कि आपको पता है कि एस्किमो लोग ध्रुवीय क्षेत्रों में इग्लू बनाकर रहते हैं, अतः वे कुछ समय में जब बाहर निकलते हैं तो शिकार करते हैं अर्थात हंटिंग करते हैं। तीसरा, लकड़ी काटना, लंबरिंग। उष्ण कटिबंधीय एवं शीतोष्ण कटिबंधीय वन्य क्षेत्रों में जहाँ पेड़ पौधे प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, वहाँ निवास करने वाले लोगों का प्रमुख व्यवसाय लकड़ी काटना है, चीरना है, लट्ठे तैयार करना आदि होता है। वन्य क्षेत्रों में कठोर एवं मुलायम दोनों प्रकार की लकड़ियाँ प्राप्त होती है, जिनका गुण के आधार पर उपयोग किया जाता है। अधिकतर भूमध्य रेखीय वन्य क्षेत्र की लकड़ियाँ कठोर पाई जाती है, अतः इनका उपयोग भवन निर्माण, फर्नीचर बनाने, खंबे एवं रेल की पटरियों के स्लीपर बनाने, रेल के डिब्बे बनाने, बॉक्स आदि में किया जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में टेगा वनस्पति पाई जाती है। यहाँ के वन मुलायम एवं गूदेदार पाए जाते हैं, अतः इनका उपयोग अधिकतर कागज की लुगदी बनाने में किया जाता है।
कागज़ की लुगदी के अतिरिक्त माचिस की तिल्लियाँ, रेशम निर्माण, प्लास्टिक आदि के निर्माण में टैगा वनों का उपयोग किया जाता है। लकड़ी काटने का व्यवसाय कटिबंधीय क्षेत्रों में आदिम जातियों के द्वारा जीवन निर्वाह हेतु एवं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उन्नत तकनीकी साधनों के उपयोग द्वारा नवीन मिशनों की सहायता से किया जाता है। यहाँ आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। अर्थात जो आदिम जातियों के द्वारा जीवन निर्वाह हेतु उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जहाँ पर सीधे पेड़, तो वहाँ पर नवीन मशीनों की सहायता से वे पेड़ काटे जाते हैं और उनका व्यापार अर्थात व्यवसाय है। वहाँ पर कागज़ बनाने के कारखाने आदि पाए जाते हैं। अतः आदिम तरीके से लकड़ी काटना उनको ईंधन की आवश्यकता हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में बेचना, लकड़ियों के बदले अपने भोजन हेतु अनाज प्राप्त करना है आदि क्रियाएं उष्ण कटिबंधीय वन्य क्षेत्रों में किया जाता है। अर्थात ये लकड़ी काटना अपने कौन से में रखेंगे, प्राथमिक क्रियाओं में तो रखेंगे, पर शीतोष्ण कटिबंधीय जो लकड़ी है अर्थात वो लंबरिंग, वो हम व्यावसायिक क्षेत्रों में उसका उपयोग होता है। पशुचारण पेस्टोरलिज्म, प्रारंभिक अवस्था में मानव अखेट पर संग्रह करता रहा, लेकिन धीरे धीरे जीव जंतुओं को पालतू बनाने लगा। पालतू जीव अनेक रूपों में उपयोगी सिद्ध हुए। फलस्वरूप मनुष्य ने विविध जलवायु दशाओं के अनुसार उपयोगी पशुओं का चयन कर पालतू बनाया। प्रारंभ में गो पशु खास घास क्षेत्रों में रेंडियर, ऊंट, लामा तथा अल्पाका, एंडीज पर्वत, याक, हिमालय, घोड़ा, भैंस, भेड़, बकरियां आदि को पालना प्रारंभ किया। वर्तमान में शीतोष्ण तथा उष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्रों में पशुपालन किया जाता है। यह पशुपालन चलवासी पशुचारण नोमैडिक हार्डिंग होता है। विश्व के उन भागों में जहां अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है, चलवासी पशुचारण लोगों का प्रमुख व्यवसाय है। चलवासी पशुचारण के अंतर्गत आदिम जाति के लोग अपने पालतू पशुओं का या जानवरों का एक समूह रखते हैं। जहाँ भी उन्हें चराने के लिए घास उपलब्ध होती है वहाँ पशुओं को लेकर चले जाते हैं। उस स्थान की घास खत्म होने पर अन्यत्र जहाँ घास होती है वहाँ अपने पालतू पशुओं को लेकर चले जाते हैं। ये लोग चारागाहों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर हमेशा गतिशील रहते हैं, इसीलिए इसे चलवासी पशुचारण का व्यवसाय कहते हैं। इन क्षेत्रों में अर्धशुष्क जलवायु पाई जाने के कारण वर्षा की कमी एवं तापमान निम्न शीत प्रदेशों में या अति उच्च रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, जिसके कारण कृषि फसलों का उत्पादन नहीं हो सकता है। वृक्षों का इस जलवायु में पूर्णतः अभाव पाया जाता है। घास भी पर्याप्त मात्रा में नहीं उगती एवं जलवायु परिवर्तन से नष्ट हो जाती है, अर्थात तापमान बढ़ने पर नष्ट हो जाती है। तब पशुपालक अपने पशुओं को लेकर दूसरे जलवायु घास युक्त क्षेत्रों की ओर अपने पशु लेकर चले जाते हैं। अल्प घास क्षेत्रों की खोज के कारण इनका जीवन गतिशील या भ्रमणशील पाया जाता है। ये लोग मुख्य रूप से भेड़, बकरी, ऊंट, घोड़े, खच्चर, याक आदि जानवर पालते हैं। इनका भोजन इन जानवरों पर निर्भर रहता है। जानवरों से प्राप्त दूध, पनीर, खाल आदि बेचकर ये अपने उपभोग की आवश्यक वस्तुएं नज़दीकी ग्रामीण क्षेत्रों से प्राप्त कर लेते हैं। पशुओं से प्राप्त चमड़े से ये अपने वस्त्र एवं तंबू बना लेते हैं। अतः इनके निवास स्थान स्थायी नहीं होते हैं। जहाँ भी घास मिलती है वहीं ये अपने तंबू लगा लेते हैं। अब आता है पांचवा, मछली पकड़ना या सब फिशिंग। मत्स्य अर्थात मछली पकड़ना वर्तमान में कई क्षेत्रों में मछली पालन किया जाता है, पकड़ने का कार्य किया जाता है। कुछ क्षेत्रों में जैसे उत्तरी ध्रुव और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में भाला मारकर मछली पकड़ी जाती है, तो कुछ क्षेत्रों में फंदा डालकर एवं जाल के द्वारा मछली पकड़ी जाती है। कांगो बेसिन के पिग्मी, ध्रुवीय क्षेत्रों के एस्किमो लोग भाला मारकर मछलियां पकड़ते हैं। विकसित देशों जैसे जापान, ब्रिटेन, नॉर्वे, जर्मनी आदि देशों में मछलियां जाल डालकर पकड़ी जाती हैं। फिर आता है छठा, प्राचीन निर्वाहक कृषि, प्राइमेटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। उष्ण आर्द्र कटिबंधीय क्षेत्रों में, निम्न भूमि व पर्वतीय भागों में आज भी कृषि का स्वरूप परंपरागत ढंग से किया जाता है। इन क्षेत्रों में उच्च ताप वर्षा के कारण यहाँ की लेटेराइट मृदा अपरदित होकर अनुपजाऊ हो जाती है। इन क्षेत्रों में सघन वन क्षेत्रों में वनों को काटकर खेत तैयार करते हैं। इन क्षेत्रों में पहली फसल अच्छी उत्पादित होती है, लेकिन तीव्र उत्पादन के कारण शीघ्र ही वह अनुपजाऊ हो जाती है। फलतः यहाँ के निवासी उस खेत को छोड़कर वनों को काटकर नया खेत तैयार करते हैं। अतः इस प्रकार की फार्मिंग में कृषि स्थायी न होकर परिवर्तनशील होती है।
इस प्रकार की कृषि का मुख्य उद्देश्य एवं कृषकों से जीवन निर्वाह का ही होता है। प्राचीन पद्धतियाँ कुदाली से कृषि करने के कारण कुदाली वाली कृषि अर्थात हो कल्टीवेशन भी कहा जाते हैं। खनिज उत्खनन मिनरल्स माइनिंग। 7वां पॉइंट, खनिज अजैव प्रक्रियाओं से उत्पादित रासायनिक तत्व या यौगिक होते हैं। खनिज मृदा में मिश्रित रूप में, कुछ खनिज भूगर्भ में काफ़ी गहराई तक मिलते हैं, कुछ झीलों एवं समुद्री जल में घुलनशील रूप में पाए जाते हैं। इन खनिजों को विभिन्न रूपों से निकालना ही खनिज उत्खनन है। वर्तमान में इस आर्थिक क्रिया की काफ़ी महत्ता है क्योंकि इस पर समस्त निर्माण उद्योग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आधारित है। भूपटल में लगभग 1600 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। इनमें से लगभग 200 खनिजों का उपयोग व्यावसायिक व औद्योगिक उपयोगों के लिए हो रहा है। सामान्यतः खनिज 2 प्रकार के पाए जाते हैं, धात्विक और अधात्विक, जिनके उत्खनन को विश्व जनसंख्या के बड़े भूभाग द्वारा आर्थिक क्रिया के रूप में अपनाया हुआ है। यद्यपि कुछ विद्वान इसे द्वितीयक आर्थिक क्रिया भी मानते हैं। अब आता है दूसरी या द्वितीयक या गौण आर्थिक क्रियाएं, सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं आपको बतलाया था कि प्राथमिक उत्पादों से प्राप्त कच्चे माल का रूप परिवर्तन करके उसे और अधिक उपयोगी और उपभोग योग्य बनाया जाता है, जिससे उसके मूल्य में वृद्धि हो जाती है। द्वितीयक आर्थिक क्रिया को गौण आर्थिक क्रिया भी कहा जाता है। ये विनिर्माण उद्योगों को जन्म देते हैं। ये विकसित उद्योग हैं जिनमें मानव न केवल जीवन निर्वाह करता है वरन समाज को भी योगदान देता है। द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं में विनिर्माण उद्योग को सम्मिलित किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, पहला, प्राथमिक उत्पादकों से प्राप्त कच्ची सामग्री को शारीरिक या यांत्रिक शक्ति के द्वारा किसी इच्छित रूप या आकार या विशेष गुणों वाली वस्तु में परिवर्तन करना विनिर्माण उद्योग कहलाता है। इसमें साधारण वस्तुओं जैसे मिट्टी के बर्तन, हाथ से बने जूते बनाना आदि के निर्माण से लेकर बड़ी बड़ी मशीनरी, रेलवे के इंजन, जहाज आदि सभी के निर्माण को सम्मिलित किया जाता है। अर्थात विनिर्माण उद्योगों में कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, वृहत पैमाने के उद्योग सभी को सम्मिलित करते हैं। इस आर्थिक क्रिया में विकसित देशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, पश्चिमी यूरोपीय देश, दक्षिणी कोरिया की आधी से अधिक जनसंख्या संलग्न है। विकासशील देशों में जनसंख्या का बड़ा भाग इसमें लगा हुआ है। अब देखते हैं उन्नत या आधुनिक कृषि। द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं में उन्नत कृषि क्रियाओं को भी सम्मिलित किया जाता है। वर्तमान में कृषि उत्पादकता में वृद्धि हेतु कृषि में यंत्रीकरण, उन्नत बीजों, रासायनिक खादों आदि का उपयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। इस कृषि का मुख्य उद्देश्य व्यापारिक होता है, अर्थात रोपण कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, व्यापारिक अन्न उत्पादन कृषि, इस प्रकार की कृषि है। इस प्रकार की कृषि से विश्व अर्थव्यवस्था की प्रगति हुई है। यहाँ एक बार मैं पुनः याद दिला दूँ कि कृषि जो प्राथमिक क्रिया की अंतर्गत आती है वो आदिम जीवन निर्वाह कृषि वो आती है। यहाँ हम मैकेनिज्म अर्थात तकनीकी उपयोग के कारण कृषि का रूप परिवर्तन अर्थात रोपण कृषि है, उसके अंतर्गत हम देखें जैसे किन्नू के बाग अर्थात कहीं चाय के बाग और भूमध्य सागरीय जैसे सिट्रस फल ये आ जाते हैं, तो वो सेकेंडरी ऑक्यूपेशन के अंतर्गत इन्होंने सम्मिलित किया है। अब आता है तीसरा, तृतीयक आर्थिक क्रियाएं। ये आर्थिक क्रियाएं उच्च श्रेणी की हैं। इन आर्थिक क्रियाओं के संसाधन में प्राथमिक एवं द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं के आधार की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात तृतीयक उत्पादकों से संबंधित आर्थिक क्रियाओं में प्राथमिक एवं द्वितीयक उत्पादन से प्राप्त वस्तुओं को उपभोक्ताओं, व्यापारियों व उद्योगपतियों तक पहुंचाया जाता है। इन क्रियाओं में परिवहन, संचार, वितरण, विनिमय, संस्थाओं एवं लोगों, व्यापारिक, सरकारी, गैर सरकारी कर्मचारी की सेवाएं को सम्मिलित किया जाता है। अब आता इसी के अंतर्गत परिवहन एवं संचार। विश्व में विनिमय पर आधारित अथा वर्तमान आर्थिक क्रियाओं में परिवहन व संचार संबंधी आर्थिक क्रियाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। किसी भी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर उत्पादन उस क्षेत्र विशेष में परिवहन व संचार साधनों की उपलब्धता पर ही निर्भर करता है। इस आर्थिक क्रिया के विकास से प्रादेशिक असमानता में निरंतर कमी आ रही है और विभिन्न प्रदेशों की अंतर्निर्भरता बढ़ती जा रही है। अतः विश्व की कार्यशील जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा इस आर्थिक क्रिया में संलग्न है। दूसरा आता है व्यापार। विश्व का कोई भी प्रदेश पूर्णतः आत्मनिर्भर नहीं रह सकता।
क्योंकि किसी क्षेत्र में कुछ संसाधनों व वस्तुओं की अधिकता होती है तो दूसरे क्षेत्र में उसकी कमी व अन्य वस्तुओं की अधिकता। व्यापार ही एक ऐसा माध्यम है जो प्रकृति के द्वारा उपहार स्वरूप प्रदत्त संसाधनों की विषमता को बांटकर संपूर्ण विश्व में मानव जीवन में समानता लाने में सक्षम है। यह आर्थिक क्रिया विशेषतः बड़े नगरों में विकसित अवस्था में पाई जाती है। अब आता है सेवाएं। इस आर्थिक क्रिया में बैंक और बीमा कर्मचारियों की सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। ये उच्च कोटि की आर्थिक क्रियाएं हैं। तृतीय क्रियाओं में मात्र प्रत्यक्ष सेवाओं को ही सम्मिलित किया जाता है। अब आता है क्वार्टनरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज या चतुर्थक आर्थिक क्रियाएं। सामान्यतः आर्थिक क्रियाओं को 3 खंडों प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में विभक्त किया जाता है, परंतु जीन गाहेमन ने अप्रत्यक्ष सेवाओं इनडायरेक्ट सर्विसेज को चतुर्थक आर्थिक क्रिया कहा है। इनमें प्रशासन, चिकित्सा, शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान आदि कार्यों को सम्मिलित करते हैं। इन आर्थिक क्रियाओं के माध्यम से ही अन्य क्रियाएं सुचारू रूप से क्रियाशील होती हैं। आर्थिक क्रियाओं के कार्यात्मक विवरण से स्पष्ट है कि आर्थिक भूगोल मानवीय आर्थिक क्रियाओं एवं जीविकोपार्जन को विधियों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलने वाली समानता और विषमता का अध्ययन करता है। आर्थिक भूगोल में यह भी बताता है कि मानव ने अपने लाभ के लिए कौन से संसाधन का कैसे उपयोग किया है। अतः संक्षिप्त रूप से हम कह सकते हैं कि आर्थिक भूगोल का मुख्य उद्देश्य किसी क्षेत्रीय इकाई में आर्थिक क्रियाओं के विभिन्न पक्षों के पारस्परिक अंतर संबंधों से उत्पन्न भूदृश्य का विश्लेषण और व्याख्या करना है। धन्यवाद।